Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello to everyone. Welcome to my channel. So this is the fifth lecture of the series composite materials और लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स को डिटेल में स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स होते क्या हैं, उसमें मैट्रिक्स मटेरियल क्या होता है, उसके अंदर रीइंफोर्समेंट मटेरियल क्या होता है। देन हम उसकी क्लासिफिकेशन में गए थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में उसमें हमने बताया कि क्लासिफिकेशन जो है वो इसकी दो होती हैं, वन इज़ द थर्मोसेट्स एंड द अदर वन इज़ द थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है जी। और फिर हमने थर्मोप्लास्टिक्स को भी दो में डिवाइड किया था, जिसमें से एक कौन सी थी, एमॉर्फस थी, और सेकंड कौन सी थी, दैट वाज सेमी क्रिस्टलाइन। ठीक है, सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द लास्ट लेक्चर। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, फिर हमने ये देखा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है थर्मोसेट्स और थर्मोप्लास्टिक्स के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी लेयर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरह जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको चेंज करती हैं। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ हमने स्टार्ट करनी थी ये उसी का पार्ट 2 है, दैट इज द कंटिन्यूएशन, एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स। ठीक है जी। प्रोसेसिंग इज जस्ट बेसिकली वी कैन से द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स। ठीक है जी। अब पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स की दो टाइप्स जो हैं उन्हीं की बेसिस पर जो है आगे उसके तरीके भी आते हैं। मतलब कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो स्पेसिफिकली थर्मोसेट्स को बनाते हैं, और कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो स्पेसिफिकली जो है वो थर्मोप्लास्टिक्स को बनाते हैं। ठीक है। अगर हम प्रोसेसिंग का एक इनकी जर्नल अगर हम बोलें कि अगर इसकी प्रोसेसिंग को दो जर्नल स्टेप्स में डिवाइड करें तो हर प्रोसेस के अंदर दो बेसिक स्टेप होंगे। पहले स्टेप के अंदर क्या होगा कि उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टेप, और प्राइमरी स्टेप के अंदर क्या होता है कि हम शेपिंग वगैरह करते हैं जो हमें कंपोजिट बनाना होता है। ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी स्टेप, वेयर एज इन द सेकेंडरी स्टेप व्हाट इज डन कि हम मशीनिंग करते हैं। नाउ व्हाट इज मशीनिंग के उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हमने शेप कर लिया, फर्ज करें अपने मैट्रिक्स मटेरियल को भी और अपने रीइंफोर्सिंग मटेरियल को भी। मशीनिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि उनको आपस में मिला देते हैं। ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल जिनसे हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स की, और उनको वन बाय वन अब हम देखेंगे। ठीक है। उसमें जो पहले नंबर पे टेक्निक आती है दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट वाइंडिंग और वेंडिंग। ठीक है जी। तो फिलामेंट वाइंडिंग, so this is basically the process of what we can say what is filament winding. ठीक है। here from this यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और ये सारा साइकिल जो है वो आगे जाता है। ठीक है। इसे नोट कर लो। नाउ व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेप, अगर आप देखें फर्स्ट स्टेप पे क्या लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूस रोविंग। ठीक है। कॉन्टिन्यूस रोविंग। अब कॉन्टिन्यूस रोविंग के अंदर बेसिकली क्या है, जस्ट नहीं कि आप समझें कि किसी भी कोई ऐसे ही नलकी वगैरह है जिसके ऊपर धागा या इस तरह की चीज़ अगर लिपटी हुई है, ठीक है, और आप उसको सिलाई वाली मशीन में डालते हैं, आप फिर वो सिलाई वाली मशीन चलाते हैं तो उसके ऊपर वो जो नलकी होती है वो घूमना स्टार्ट होती है, और उसमें से वो जो धागा होता है दैट वो लेयर बाय लेयर वन बाय वन जो है वो सर्कल होते 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 क्या होता है कि आगे निकलता जाता है। सो दिस इज बेसिकली रोविंग, एंड हियर इट इज कॉन्टिन्यूस रोविंग। और रोविंग के साथ जो चीज़ हमने लगाई होगी दैट इज बेसिकली द फिलामेंट्स। ठीक है। और वो फिलामेंट्स क्या हैं, जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स हैं बेसिकली हमारे आने वाला जो कंपोजिट है। ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कॉन्टिन्यूस रोविंग के अंदर क्या होता है कि जो फिलामेंट्स हैं वो यहाँ से पुलीज क्या करती हैं कि उसको आपस में खींचती हैं। यहाँ पे दो हमने पुलीज लगाई हैं। देन व्हाट इज दिस, रेजिन बाथ। रेजिन बाथ के अंदर वो मैट्रिक्स मटेरियल प्रेजेंट है, मैट्रिक्स मटेरियल जिसमें से पास थ्रू होकर जो है वो फिलामेंट आगे जाएगा। ठीक है जी। कॉन्टिन्यूस रोविंग से क्या होता है कि वहाँ से वो फिलामेंट आता है पुलिस के जरिए और वो रेजिन बाथ के अंदर जाता है, एंड इन रेजिन बाथ क्या है, वहाँ पर वो मैट्रिक्स मटेरियल प्रेजेंट है। अब रेजिन बाथ में से वो फिलामेंट क्या होगा, पास होगा विद कॉन्टिन्यूस मूविंग, और यहाँ पे हम कहते हैं ये जो चीज़ है दैट इज बेसिकली वी से
this hole, you say that is the tension stabilizer. ठीक है, कि ये क्या करता है कि वो जो फिलामेंट है उसको एक ख़ास, हम कहते हैं कि एक ख़ास उसको स्ट्रेचिंग देता है। ठीक है, अब उसके आगे क्या है कि यहाँ पर दिस इज़ द रोटेटिंग मैंड्रिल। ठीक है, रोटेटिंग मैंड्रिल के अंदर क्या होता है कि वो इस तरह घूमता जाता है। अब आप समझ रहे हैं, जस्ट लाइक एक तरफ एक नलकी लगी हुई है और दूसरी तरफ दूसरी नलकी लगी हुई है और हमने उनको आपस में जो है वो किसी तरह से जोड़ा हुआ है, और क्या होता है कि एक तरफ से वो धागा जो है वो निकलता जा रहा है और सेकंड तरफ वो क्या होता जा रहा है कि दोबारा से रोल आउट होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ वी कैन से फिलामेंट वाइंडिंग। और फिलामेंट वाइंडिंग की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, वन इज़ कॉल्ड द ड्राई फिलामेंट वाइंडिंग एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड द वेट फिलामेंट वाइंडिंग। और इन दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि दिस प्रोसेस इज़ द वेट फिलामेंट वाइंडिंग, क्योंकि इसमें हमने जो रोटेटिंग मैंड्रिल पर जाने से पहले अपना जो फिलामेंट था उसको रेजन में से पास थ्रू करवाया था। अगर हम ऐसे करते हैं कि हम डायरेक्टली इसको पुली से हम क्या करते हैं कि पुली से और टेंशनल स्टेबलाइजर से हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर आने के बाद फिर हम उसके ऊपर रेजिन जो है वो स्प्रे करते हैं या किसी तरह से भी हम उसके ऊपर रेजिन अप्लाई करते हैं on this rotating mandrel, so that will be called dry filament winding. ठीक है, so the only difference is that if resin is applied before going to the rotating mandrel, then we say that this is wet filament winding, and if the resin is applied after, then we say that is dry filament winding. Okay ji, so after the process what I have shown you here is basically the filament winding patterns. or what are the filament winding patterns? They are just basically कि हमारा जो फिलामेंट है वो वाइंड किस तरह हो रहा है या वो रोल आउट किस तरह हो रहा है जो हमारा जो रोटेटिंग मैंड्रिल है। ठीक है जी, तो फर्स्ट वन इज़ द हेलिकल वाइंडिंग। और हेलिकल वाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, जिस तरह डीएनए के दो स्ट्रैंड्स आपस में होते हैं वैसे ही हेलिकल वाइंडिंग भी होती है। द सेकंड आई हैव शोन यू हियर इज बेसिकली द हुक वाइंडिंग। हुक वाइंडिंग इज द नॉर्मल पैटर्न जिसमें जो है एक सर्कल हमने फर्स्ट करें रोल कर लिया और जो सेकंड जो लेयर आएगी वो बिल्कुल उसके साथ जो है ना लग कर आएगी। ठीक है, फिर थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर और वगैरह वगैरह वगैरह, जिस तरह नॉर्मली जो है कोई भी थ्रेड वगैरह रोल हुआ होता है। यहाँ पर एक जो है वाइंडिंग पैटर्न वो मिसिंग है, दैट इज बेसिकली द पोलर वाइंडिंग। पोलर वाइंडिंग, और पोलर वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, द वाइंडिंग इज फ्रॉम पोल्स टू पोल्स। ठीक है, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक होती है। नाउ हाउ दैट कैन बी फ्रॉम पोल्स टू पोल्स, वी से कि फर्ज करें कि यहाँ से हमने वाइंडिंग स्टार्ट की एंड द वाइंडिंग पैटर्न गोज लाइक दिस। ठीक है, फिर वो उसके बैक से रोल होके आता है, फिर वो यहाँ से ऐसे जाता है, फिर वो बैक से रोल होके आता है, फिर वो यहाँ से ऐसे जाता है। ठीक है, और फिर वो वहाँ से उस साइड से होके फिर वो इस तरह जाता है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बेसिकली जो वाइंडिंग है वो बेसिकली किस तरह हो रही है कि पोल्स टू पोल्स हो रही है। यहाँ पर साथ एक मल्टी सर्किट फिलामेंट वाइंडिंग भी शो की हुई है। इट्स नॉट अवर कंसर्न बट जस्ट फॉर नॉलेज। इसके अंदर क्या होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा पैटर्न्स को आपस में मिलाकर जो है एक वाइंडिंग पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो है वो स्पेशल इक्विपमेंट लिया जाता है, बट दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न। व्हाट आवर कंसर्न इज जस्ट द हेलिकल वाइंडिंग एंड द हुक वाइंडिंग एंड द पोलर वाइंडिंग। ओके जी, सो आफ्टर द फर्स्ट टेक्निक दैट वाज फिलामेंट वाइंडिंग, उसके वो ख़त्म हो गया। द सेकंड टेक्निक इज बेसिकली कॉल्ड द रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग। और रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग का यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम शो की हुई, हाउ इट लुक्स लाइक, बट वी विल गेट इनटू द टर्म्स। द फर्स्ट टर्म वी से व्हाट इज मोल्डिंग। मोल्डिंग इज जस्ट के जैसे आप पानी लेते हैं फर्ज करें और आप उसको किसी भी ग्लास के अंदर रख के और आप उसको फ्रीज़र में रखते हैं ताकि वो फ्रीज़ हो जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि वो पानी वैसा था नहीं बट उसने वैसी शेप ले ली, उसने क्या किया वैसी शेप ले ली ग्लास में जाकर। ठीक है, नाउ दैट ग्लास इज जस्ट लाइक अ मोल्ड फॉर दैट। ठीक है, मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्लास मोल्ड नहीं होता। व्हाट इज मोल्डिंग? मोल्डिंग हम इस तरह कहते हैं कि हमें ख़ास पैटर्न के अंदर अपने मटेरियल को रखते हैं, उसके मोल्ड को क्लोज करते हैं और उसके ऊपर हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे वो उस मोल्ड की शेप में आ जाता है। Another term what we can say about the mold, तो हम कह सकते हैं कि mold is just a pre-shaped product। ठीक है, एक pre-shaped product है जिसने आने वाला जो हमारा मटेरियल है उसको अपनी शेप में ढाल लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखें कि पहले स्टेप में क्या है कि हमारे पास ये रीइंफोर्समेंट मटेरियल है जिसको हमने कट कर दिया शीट्स के अंदर, और ये शीट्स हमने एक दूसरे के ऊपर स्टैक अप कर दी, ठीक है। नाउ दिस इज द परफॉर्म टूल। परफॉर्म टूल के अंदर क्या होता है कि हम वो सारी लेयर्स को इसके बीच में रखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम क्लोज करेंगे और क्लोजिंग के साथ क्या होगा, हीट एंड प्रेशर अप्लाई होगा, तो इसकी शेप जो है, ये जो शीट्स थी इनकी शेप जो है वो उस परफॉर्म टूल के जैसी हो जाएगी जैसी शेप का वो था, वेदर इट इज अ स्क्वायर वो स्क्वायर हो जाएगा, जैसी भी शेप का है, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास वैसे का वैसा हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि इसको एक और मोल्ड के अंदर जो है वो ट्रांसफर करते हैं, जहाँ पर हमने रेजिन को ट्रांसफर करना होता है। रेजिन इज व्हाट योर मैट्रिक्स मटेरियल, ठीक है। तो रेजिन इज व्हाट योर मैट्रिक्स मटेरियल। हम बेसिकली पॉलीमर्स हैं, इनको हम रेजिन कह रहे हैं, ठीक है। रेजिन इज योर मैट्रिक्स मटेरियल, पॉलीमर्स, ठीक है जी। तो हमने उसको मोल्ड में रखना है और क्या करना है कि उसमें रेजिन ट्रांसफर करना है, ठीक है। रेजिन हम जैसे ही ट्रांसफर करेंगे दोबारा से हम उस मोल्ड को क्लोज कर देंगे टोटली हर साइड से, फिर हम उस पर हीट एंड प्रेशर या कंडीशंस अप्लाई करेंगे व्हाट आर रिक्वायर्ड, और रिजल्टेंट उसके अंदर क्या होगा कि वो जो अब आपका रीशेप जो आपने स्टेबलाइज फॉर्म निकाली थी, शेप हुई हुई परफॉर्म टूल में से, और रेजिन, वो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में उस हीटिंग एंड प्रेशर की वजह से मिक्स हो जाएंगे, जस्ट लाइक दैट, एंड दिस विल गिव यू अ कॉम्पोजिट मटेरियल, ठीक है। दिस इज योर कॉम्पोजिट मटेरियल विद द पॉलीमर मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो अगेन जस्ट समराइजिंग दिस प्रोसेस इज वेरी इजी कि आपने अपनी शीट्स को काटना है, उनको लेअप करके परफॉर्म टूल में लेके जाना है, जहाँ पे आप क्या करेंगे कि उनको एक ख़ास शेप देंगे, ठीक है। उस शेप देने के बाद आप उसको एक मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे, और उस मोल्ड के अंदर क्या करेंगे, आपके उस मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसमें रेजिन ट्रांसफ़र करेंगे, और रेजिन ट्रांसफ़र करने के बाद आप मोल्ड को क्लोज़ करेंगे। मोल्ड को क्लोज जैसे ही आप करेंगे उसके बाद हीट एंड प्रेशर अप्लाई होगा, और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो मटेरियल है कंपोजिट वो हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग के बाद मोल्डिंग की एक और टाइप आती है, दैट इज कॉल्ड द ब्लो मोल्डिंग, ठीक है। और ब्लो मोल्डिंग के अंदर हम देखें कि क्या करते हैं। ब्लो मोल्डिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एक्सट्रूडर, और एक्सट्रूडर के अंदर क्या होता है कि आपका जो मटेरियल है जो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप उसको मेल्ट करेंगे, अब यहाँ पर एक्सट्रूडर के अंदर बेसिकली आपका मैट्रिक्स प्लस योर रीइंफोर्समेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। मैट्रिक्स प्लस रीइंफोर्समेंट बोथ आर प्रेजेंट, और यहाँ पर वो क्या हो गए कि वो मोल्टन फॉर्म में इसमें से बाहर निकलेंगे। अब जैसे ही वो मोल्टन फॉर्म में बाहर निकलेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पर आके क्या होगा आपके पास कि इसको हम बेसिकली कहते हैं पैरिसन। पैरिसन इज जस्ट लाइक वी कैन से कि अगर हमारे पास एक ऐसा पाइप है जिसकी वन साइड क्लोज है और दूसरी साइड से हम उसमें एयर जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है, अप टू इट्स अदर कॉर्नर, तो उसको हम बेसिकली पैरिसन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रूडर का रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ से वो पैरिसन की फॉर्म में बाहर निकलता है, और पैरिसन जो है उसके बाद वो मोल्ड में चला जाता है, मोल्डेड पार्ट में, और हम उस मोल्ड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है जी। और मोल्ड को क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से उसमें एयर ब्लो करवाते हैं, ठीक है। वो एयर काफ़ी जो है हाई प्रेशर से ब्लो करवाते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो जो मोल्टन मटेरियल में जब एयर पास थ्रू होती है तो वो मोल्ड के साथ लग जाता है सारा मटेरियल साइडों पे, वो जिस तरह का भी वो मटेरियल होगा वैसी वो शेप बन के जो है वो थोड़ी देर में हमें मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस के स्टार्ट में हम क्या करते हैं, एक्सट्रूडर में अपने रीइंफोर्समेंट प्लस मैट्रिक्स को एक मोल्टन फॉर्म में नीचे भेजते हैं, जहाँ से वो पैरिसन की फॉर्म में बाहर निकलता है। व्हाट इज पैरिसन? पैरिसन इज जस्ट लाइक वी कैन से अ पार्ट और अ ट्यूब जिसकी वन साइड क्लोज्ड है एंड द अदर साइड इज ओपन, और ओपन साइड में से हम क्या करेंगे जो एयर है उसको ब्लो रुकवाएंगे। जैसे हम पैरिसन को नीचे लेकर आते हैं मोल्ड के पास लेकर आने के बाद हम मोल्ड को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसमें एयर को ब्लो करवाते हैं, और एयर को ब्लो करवाने से क्या होगा कि जो आपका मटेरियल है वो उस शेप में बन जाएगा जैसा कि वो मोल्ड होता है। Here I have shown you another shape of this process, जिसमें मैंने जो मोल्ड वाली जो जगह है उसको ज़रा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से एक्सट्रूडर डाई में से आपका वो पैरिसन नीचे आ गया। नाउ here you see the पैरिसन is ready in the first step, ठीक है। पैरिसन आप देखेंगे क्या है कि उसकी साइड ओपन है, लेकिन यहाँ पर जब मोल्ड क्लोज होगा
तो वो क्या होगा कि जिस तरह का जितना डिज़ायर्ड मोल्ड हमें चाहिए होगा पैरेसन वही उसमें रह जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा कि वो आपके पास नीचे प्रेस हो जाएगा। ठीक है जी। तो मोल्ड जब क्लोज हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि कंप्रेस एयर को इसके अंदर ब्लो करवाएंगे, और कंप्रेस एयर के ब्लो करवाने से क्या होगा कि वो मटेरियल साइडों पर लग जाएगा। ठीक है, और साइड पर लगने से हमारे पास रिजल्टेंट वो मोल्ड की शेप में। सो दिस इज अनदर we can say a type of the molding process which is called the injection molding. और जो मेन डिफरेंस है इंजेक्शन मोल्डिंग और ब्लो मोल्डिंग के बीच में ये है कि अब आपने देखा है कि ब्लो मोल्डिंग के रिजल्ट में आपने वहाँ पे बॉटल बनी देखी होगी या इस तरह की चीज़, जब हम एयर उसके अंदर पास थ्रू करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स होंगे उनका जो नेचर होगा वो हॉलो होगा। ठीक है, वो अंदर से खाली होंगे। लेकिन इन केस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग हम खाली प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, हम प्योर सॉलिड मटेरियल्स बना रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस कि यहाँ पर आपके पास फिलामेंट्स प्लस जो पॉलीमर है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से वो नीचे ट्रांसफर होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे वो नीचे ट्रांसफर हो रहा है, नीचे ट्रांसफर होगा। दिस इज बेसिकली इन द ब्लू, दिस इज बेसिकली योर इंजेक्शन वी कैन से चेम्बर। ठीक है, और ये जो व्हाइट कलर के इसके ऊपर लगे हुए हैं दीज आर हीटर्स। ठीक है, एंड दिस इज द पुशिंग ऑपरेटस। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इट, पुशिंग ऑपरेटस। Here it is mold and this is your product. ठीक है जी। अब ये फिलामेंट्स प्लस पॉलीमर क्या हुआ, नीचे शिफ्ट हुए। ये हीटर्स क्या करेंगे कि हीट अप्लाई करेंगे जिससे वो पॉलीमर्स और फिलामेंट्स, पॉलीमर जो है वो क्या होगा कि वो मॉल्टन फॉर्म में प्रेजेंट होगा। नाउ व्हाट इज दिस पुशिंग ऑपरेटर्स? हियर वी कैन से कि ये जो पुशिंग ऑपरेटर्स है ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रेशर अप्लाई करता है एंड मैक्सिमम मटेरियल जो है इज वी कैन से इज ट्रांसफर इनटू दिस मोल्ड। ठीक है, और जब वो मटेरियल ट्रांसफर्ड होता है दिस मोल्ड इज क्लोज्ड एंड हीट एंड प्रेशर इज अगेन अप्लाइड एंड देन व्हेन द मोल्ड इज ओपन वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द इंजेक्शन मोल्डिंग। सो मोल्डिंग की हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें हमने पहले नंबर पे रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग पढ़ा, उसके बाद हमने बताया कि ब्लो मोल्डिंग क्या होती है, और उसके बाद हमने बताया कि इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होती है। ठीक है, जो पहला प्रोसेस था वी से दैट वाज द रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग। रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग के अंदर हम रिजल्ट में जो है खास शेप्स बना रहे थे। इन केस ऑफ द ब्लो मोल्डिंग हम हॉलो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और इन केस ऑफ दिस इंजेक्शन मोल्डिंग हम प्योरली सॉलिड मटेरियल्स को बना रहे हैं। ठीक है जी, okay ji. So the last process which is in the processing of these polymer matrix composites is called the pultrusion process. ठीक है जी, and it is almost we can say same like the filament winding, और इसके अंदर जो है एक थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहला वही प्रोसेस जहाँ पे रोविंग हो रही होगी, और रोविंग के केस में रोविंग से गाइड प्लेट होगी, जैसे वहाँ पे पुलीज लगी हुई थी, और ये क्या करेंगी फिलामेंट्स को आगे लेकर आएंगी रेजिन बाथ में से, रेजिन बाथ में से पास थ्रू होकर परफॉर्मर में जाएगा। नाउ व्हाट इज परफॉर्मर? परफॉर्मर इज वी कैन से बेसिकली एक ऐसी चीज है जो आने वाले फिलामेंट्स को एक खास शेप दे रही है। ठीक है, वहाँ पर क्या था वो जो फिलामेंट वाइंडिंग के अंदर यहाँ पे इसके बाद क्या था कि वहाँ पर एक रोटेटिंग मैंड्रल लगा हुआ था जो प्रोडक्ट्स बना रहा था। बट हेयर इट इज अ परफॉर्मर, और परफॉर्मर किसी भी शेप का हो सकता है। फर्ज करें यहाँ पर हम कहते हैं कि ये पाइप्स बना रहा है। ठीक है, वी कैन से कि यहाँ पर क्या बन रहे हैं, पाइप्स बन रहे हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर पास थ्रू होने के बाद वो फॉर्मिंग एंड क्यूरिंग डाई व्हाट इज नाउ हेयर, यहाँ पे फिर वही प्रेशर और हीट अप्लाई की जाती है जिससे वो मटेरियल जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। एंड देन अगेन देयर इज अ पुलिंग सिस्टम, और यहाँ पर जाने के बाद व्हाट इज अ कट ऑफ सॉ, कि जब वो एक खास लेंथ के बाद फर्ज करें हम कहते हैं आफ्टर 1 मीटर दिस कट ऑफ सॉ विल कम डाउन, इट विल कट अ पाइप into a part, and then it will again go up
and then after 1 meter length then it will again come down. ठीक है, so this is what is protrusion process. So these are all the processing techniques which we want to study today. So let's get an overview of this now what we have studied today. So these were all the techniques what we want to study today. These are all the processing of the polymers. ठीक है, so again we take an overview कि filament binding में दो तरह के process हैं, dry filament binding, wet filament binding. resin पहले अप्लाई किया जाता है तो वेट है, अगर बाद में अप्लाई किया जाता है तो ड्राई है. बाकी नीचे रेजिन ट्रांसफर के अंदर हमने बताया क्या होता है, ब्लो मोल्डिंग क्या होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है. ठीक है जी. उसके बाद जो है हम अब क्या करते हैं कि अपने इस टॉपिक को एंड करते हैं और हम जाते हैं कि जो पॉलीमर्स हैं या सॉरी जो PMCs हैं, पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स, इनके मैंने जैसा कहा था कि एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के लिए हम कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह देख लेंगे. ठीक है. नाउ अगेन वही बात हम कहते हैं कि लो कॉस्ट एंड दे आर द लीस्ट वी से कि लीस्ट प्राइस, दे आर ऑफ लीस्ट प्राइस इन ऑल द 3 मैट्रिक्स रीइंफोर्समेंट कॉम्पोजिट्स. मेटल मैट्रिक्स इससे ज़्यादा महंगे हैं और सिरेमिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं. ठीक है. सो दीज आर लो कॉस्ट. इनकी प्रोसेसिंग टेक्निक्स ईजी हैं, दे आर ईजी टू प्रोसेस. दूसरे जो हैं उनकी प्रोसेसिंग मुश्किल होती है. द थर्ड वन इज दैट देयर डेंसिटी इज लोअर. ठीक है. वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम विच अकर्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ द मेटल मैट्रिक्स कॉम्पोजिट इज दैट कि वहाँ पर डेंसिटी का बहुत मसला बन जाता है. ठीक है. कि अगर देखें हमने जो रीइंफोर्समेंट ऐड करनी होती है वो हमने अपने मटेरियल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐड करनी होती है, और अगर हमने उसको अपने मटेरियल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं डालना तो फिर उस रीइंफोर्समेंट को कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. सो अब अगर आप मैट्रिक्स पे जाओ तो मेटल्स पे अगर आप जाओ तो मेटल्स में आप कभी भी पॉलीमर्स की रीइंफोर्समेंट नहीं ऐड कर सकते. ठीक है. सो पॉलीमर्स हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल हैं. सो द अदर 2 आर द मोस्ट, और वी कैन से दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग देन दिस. ठीक है. तो इस वजह से उनके रीइंफोर्समेंट बड़ी इजीली इसके अंदर ऐड हो जाती है और इनकी डेंसिटी भी जो है लोअर होती है, क्योंकि एक डक्टाइल मटेरियल जो है तो उसकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमेशा ज़्यादा होती है तो उसकी डेंसिटी भी कम होती है. ठीक है जी. सो देयर डेंसिटी इज लोअर. बट वी कैन से जो है फोर्थ वी से कि अगर इनकी डेंसिटी लोअर है, ठीक है, सो इसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर. हाईली रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर. ठीक है. दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर. उसके बाद क्या होगा कि जब आप इनमें रीइंफोर्समेंट्स वगैरह ऐड कर दोगे तो ये एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा अच्छे से क्या करेंगी, रेजिस्ट कर पाएंगे. एनवायरनमेंट की जो रेजिस्टेंस है वो भी इनमें बढ़ जाएगी. ठीक है. नाउ व्हाट आर देयर वी कैन से लिमिटेशंस ऑफ दीज पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स. लिमिटेशंस इसे कि अगर हमारे पास इनकी अब जो स्ट्रेंथ है वो सबसे बाकी दोनों से कम है. ठीक है. तो कोई ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर हम हाई प्रेशर या हाई वेट एप्लीकेशन है तो उसके अंदर हम कभी भी पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स को हम नहीं कर सकते यूज. सो वी कैन से दैट देयर लेस स्ट्रेंथ इज अ लिमिटेशन. ठीक है. उसके बाद इनका जो इलास्टिसिटी मॉडुलस होता है वो लो होता है. ठीक है. द थर्ड थिंग इज वी से कि यहाँ पर लिमिटेड वर्किंग रेंज है. ठीक है. लिमिटेड वर्किंग रेंज. आपके घर में पॉलीमर्स हैं जैसे PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पाइप्स आप इस्तेमाल करते हैं. सो आप क्या करेंगे, आप उसको हीट करें. ठीक है. अब क्या होगा कि वो कुछ टेम्परेचर पे वर्किंग है. ठीक है. एक नॉर्मल टेम्परेचर जो चल रहा है, फर्स्ट करें जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उस पर वो चलता रहेगा. द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द पॉलीमर मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स इज नो मोर देन 320 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. और 320 डिग्री सेंटीग्रेड वाले भी एक का दुक्का ही है, बाकी 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर सारे जो है ना वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. सो देयर वर्किंग इज वेरी लिमिटेड with respect to temperature, with respect to environment and with respect to chemical perspective से हम कैसे कह सकते हैं कि they are very very sensitive to the UV radiations. ठीक है. Then we can say that they are very very sensitive to the solvents, some kind of solvents. ठीक है. One of the basic problems which is a drawback of these polymer matrix composites is that their moisture absorbing capability.
मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एंड दिस थिंग इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स वी से, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग ये ऐसी जगहों पर भी कर लेते हैं जहाँ पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग इनकी बहुत एक हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि द रीइंफोर्समेंट गेट्स डैमेज, ठीक है, क्योंकि अगर आपने रीइंफोर्समेंट मेटालिक इस्तेमाल की हुई है, ठीक है, और अगर ऊपर से जो उसका पॉलीमर है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता जा रहा है, सो एंड रिजल्ट क्या होगा कि जो रीइंफोर्समेंट है वो डैमेज होने का खतरा होगा, ठीक है। So this was all about the limitations of the polymer matrix composites. The last section which is remaining are the applications of the polymer matrix composites, ठीक है जी। पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स मैंने स्टार्ट में बताया था कि अप टू 90 to 94% जो यूज है दुनिया के अंदर कंपोजिट्स का वो पॉलीमर मैट्रिक्स का है, ठीक है। सो इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एरोस्पेस के अंदर जो मैट्रिसेस हैं दे आर एपॉक्साइड्स और विद कार्बन एंड ग्रेफाइट वी कैन से उनके जो फाइबर्स हैं ऐसे पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स एरोस्पेस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। क्योंकि कार्बन फाइबर वो बहुत ज़्यादा महंगा है एंड इट गिव्स अ बेस्ट वी कैन से इट गिव्स अ बेस्ट polymer matrix composite in result. Okay ji, so after the we can say limitations and advantages, we come to the last section which is the applications of the polymer matrix composites. स्टार्ट में मैंने बताया था कि अब तो 94% जो इस्तेमाल है composite materials का that is based upon the polymer matrix composites, ठीक है। So their major use we can say is in the aerospace industries or applications, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली जो चीज़ यूज होती है that is epoxies plus epoxides, you can say epoxides plus the carbon or graphite fibers. These carbon and graphite fibers are very very expensive और इनका रिजल्टेंट जो कंपोजिट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और इसी वजह से एरोस्पेस जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो रिजल्टेंट कस्टमर को भी वहाँ पे जो कॉस्ट पड़ती है वो ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। द सेकंड एप्लीकेशन वी कैन से इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अगर आप अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन लें, आप उसकी जो लाइट्स हैं उनको ले लें, आजकल जो गाड़ियों के फ्रंट होते हैं, बैक होते हैं, दे all are made of now we can say या इसको रेवोल्यूशनलाइज किया जा रहा है मोस्टली टू द पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी जो लाइफ है उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। द थर्ड इन द वी कैन से इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज और इन द कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशंस आई वुड से हर बिल्डिंग के अंदर आप देखें आपकी जो विंडोज हैं, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स। आप अपने डोर्स को देख लें, प्लाईवुड के डोर्स हैं, दैट इज अ वी कैन से पॉलीमर मैट्रिक्स, दैट इज अ कंपोजिट मटेरियल, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हियर कि हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज है पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स का। प्लाईवुड आई विल नॉट से दैट इज अ पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, सॉरी फॉर दैट। सो बिल्डिंग्स, हाउसिंग, रोड लाइट्स, एवरीवेयर, ठीक है, इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज polymer matrix composites are used. Number 4 is we'll say they have a large applications. They have large applications in the medical department. Now what in the medical department आजकल जो artificial बाजू लग जाते हैं, artificial टांगे लग जाती हैं, हड्डियाँ लग जाती हैं बंदे को, ये सारी चीज़ें जो हैं या जो बोन प्लेट्स होती हैं, these all are made up of polymer matrix composites, ठीक है, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इंसान को उससे जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इनफ डेटा ऑन दैट, ठीक है जी। तो उसके बाद जब आप इसको नोट्स में लिखेंगे वगैरह वगैरह तो ये काफ़ी और ज़्यादा जो है वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है जी। So from the next lecture we will start the next class of the composite materials on the basis of the matrix phase. Till then, comment your feedback in the comment section and thank you very much for watching. Allah Hafiz and goodbye.